स्टूडेंट्स, मैं वीवीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा बीकॉम पार्ट थर्ड के एबीएसटी के फर्स्ट पेपर ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इंटरनल कंट्रोल मेजर्स, आंतरिक नियंत्रण उपाय। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे आंतरिक अंकेक्षण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। मतलब हमने ये जो इंटरनल ऑडिट पढ़ा है इसमें क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। पहला है सीमित योग्यता। आंतरिक अंकेक्षण प्राय व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसमें उस प्रशिक्षण का अभाव होता है जो बाह्य अंकेक्षक को प्राप्त होता है तथा इसकी योग्यता भी सीमित होती है। दूसरी जो सीमा है वो है स्वतंत्रता में कमी। आंतरिक अंकेक्षण कार्य में लगे हुए व्यक्ति व्यवसाय के कर्मचारी होने के कारण ये उच्च अधिकारियों के अनुचित प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकते। इस प्रकार इनमें अपने कार्य करने की स्वतंत्रता में कमी आ जाती है। तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों का विविध कार्यों में उपयोग। इस अंकेक्षक के अधीन जो कर्मचारी दिए जाते हैं वो केवल यही कार्य नहीं करते, और भी बहुत से कार्यों में इनका उपयोग होता है। अतः इन कर्मचारियों से जब चाहो तब कार्य नहीं करवाया जा सकता। भाईचारा एवं लिहाज, क्योंकि वो कर्मचारी भी उसी संस्था के होते हैं इसलिए उनमें भाईचारा एवं लिहाज होता है। कोई कर्मचारी कोई कार्य नहीं करता तो उसे उतनी स्ट्रिक्टनेस से नहीं कहा जा सकता। उसे कहीं जाना होता है, कार्य नहीं करना चाहता तो भी लिहाज करना पड़ता है। तो भाईचारा एवं लिहाज होता है। और पांचवी जो सीमा है वो है पूर्वाग्रह। मतलब पहले अगर किसी व्यक्ति से कोई बात हो गई है तो उस बात का असर होता है। आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण में अंतर। इसमें हम आंतरिक नियंत्रण उपाय में दो रूप पढ़े थे हमने, एक है आंतरिक निरीक्षण और दूसरा आंतरिक अंकेक्षण। तो इसमें भी क्या क्या अंतर है। कार्य की प्रकृति, एक तो दोनों के में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति में भिन्नता होती है। जांच का समय अलग अलग होता है। छल कपट की खोज, प्रभावशील होने की जांच, उपदेशक या प्रयोजक क्रिया, निरीक्षण एवं पुनर्निरीक्षण और पृथक व्यक्ति। वैधानिक अंकेक्षक व आंतरिक अंकेक्षक के मध्य संबंध। ये एक तो आंतरिक अंकेक्षक होता है और एक अनिवार्य रूप से वैधानिक अंकेक्षक किया जाता है। तो दोनों के मध्य क्या संबंध है। पहला है दोनों ही अपने कार्य में आधारभूत अंकेक्षण प्राविधियों को अपनाते हैं। दूसरा, वे दोनों एक ही क्षेत्र में कार्य करते हैं। और तीसरा, दोनों ही जांच के तरीकों में अपने अनुभव के आधार पर परिवर्तन करते हैं। और चौथा है दोनों ही ये जानने में रुचि रखते हैं कि व्यवसाय में अपनाया गया लेखे का तरीका सही एवं उचित है और यह अंतिम खाते बनाने के लिए आवश्यक सामग्री देने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। पांचवा, दोनों ही आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था में अपनाई गई प्रणाली की इसलिए जांच करते हैं कि यह पर्याप्त एवं प्रभावशाली है अथवा नहीं, और इसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए दोनों ही सुझाव देते हैं। छठा है दोनों ही संपत्तियों, दायित्वों एवं व्यवहारों का सत्यापन करते हैं, क्योंकि दोनों के कार्य में उपरोक्त सभी समानताएं पाई जाती, लेकिन फिर भी दोनों के कार्य में कुछ असमानताएं भी होती हैं। पहले असमानताएं हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहली जो असमानता है वह है स्वतंत्रता।
आंतरिक अंकेक्षक कंपनी का कर्मचारी होता है। इसकी सेवा व तरक्की उन लोगों द्वारा नियंत्रित की जाती है जो लेखा विभाग को भी नियंत्रित करते हैं। अतः आंतरिक अंकेक्षक प्रशासन से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता। एक वैधानिक अंकेक्षक कंपनी से बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति होता है। उसे अपने कर्मचारी को नियुक्त करने या स्वतंत्र रूप से आदेश देने का अधिकार होता है। वो जो इसको रिपोर्ट, दूसरा जो पॉइंट है वो है रिपोर्ट की उपयोगिता। आंतरिक अंकेक्षक कंपनी के कर्मचारी होने के कारण अपनी जांच में उन पहलुओं को अधिक महत्व देंगे जिन्हें प्रबंधक चाहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो दी जाती है वो प्रबंधकों को ही दी जाती है। जबकि वैधानिक अंकेक्षक अपना जांच कार्य विधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेंगे। इसलिए इसकी रिपोर्ट का महत्व बाहर के लोगों के लिए अधिक है। वो बाहर के लोगों को ये बताएगा कि वास्तव में इस कंपनी में जो कार्य हो रहा है वो कैसा है। तीसरा, व्यवसाय की जानकारी। आंतरिक अंकेक्षक को व्यवसाय के संबंध में अधिक जानकारी होती है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक क्योंकि उस संस्था का कर्मचारी नहीं होता, अतः उसको ये लाभ नहीं है, उसे व्यवसाय के संबंध में आंतरिक जानकारी नहीं होती। चौथा, प्रविधियों की पृथकता। दोनों को अलग अलग प्रविधियां अपनानी पड़ती हैं। पांचवा, जांच की सीमा। आंतरिक अंकेक्षक अधिक विस्तृत जांच करता है और जैसे जैसे आंतरिक अंकेक्षक की जांच का विस्तार होता है, वैधानिक अंकेक्षक अपने कार्य की सीमा को कम करता है। छठा, नियमन की सीमा। आंतरिक अंकेक्षक में बाहर के लोगों को रुचि नहीं होती, इन पर कानून का नियंत्रण कम होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक पर कानून का नियंत्रण बहुत अधिक होता है। सातवां, नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं पारिश्रमिक। व्यवसाय के प्रबंधकों द्वारा नियुक्ति की जाती है, अतः आंतरिक अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं पारिश्रमिक भी प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जबकि वैधानिक अंकेक्षक के लिए इन सब का निर्धारण उस विधान द्वारा किया जाता है। आठवां जो पॉइंट है वो है उत्तरदायित्व। आंतरिक अंकेक्षक प्रबंधकों के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होता है। वैधानिक एवं आंतरिक अंकेक्षक में सहयोग। वैधानिक अंकेक्षक व आंतरिक अंकेक्षक दोनों ही एक ही क्षेत्र में कार्य करते हैं। कार्य के लिए करीब करीब एक से तरीके अपनाते हैं और लक्ष्य भी दोनों का एक सा ही होता है, इसलिए दोनों में सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। वैधानिक अंकेक्षक की आंतरिक अंकेक्षण पर निर्भरता, यानी जो वैधानिक अंकेक्षक है वो आंतरिक अंकेक्षण पर किस प्रकार निर्भर रह सकता है। यदि वैधानिक अंकेक्षक को विश्वास हो जाता है कि आंतरिक अंकेक्षक ने किसी कार्य की पूर्ण रूप से जांच कर ली है, तो वह उस क्षेत्र में अपने काम को कम करके दूसरे क्षेत्र में अपने कार्य का विस्तार कर सकता है। वैधानिक अंकेक्षक को आंतरिक अंकेक्षण के आधार पर अपने कार्य में कमी बहुत सोच विचार कर करनी चाहिए। वैधानिक अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। दोनों का अपना अनिवार्य स्थान है और कोई भी एक दूसरे का पूर्ण रूप से स्थान नहीं ले सकता। हाँ, सहयोग द्वारा एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं, क्योंकि वो यदि अपनी जांच की सीमा कम भी कर लेता है तो उसका उत्तरदायित्व कम नहीं होता। यदि कोई भी बात होती है तो वो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो
ये सोच लिया था कि आंतरिक निरीक्षण में इस चीज की जांच कर ली होगी। ओके स्टूडेंट्स,